यह इस ऐतिहासिक घटना का अंतिम भाग है। इस कड़ी में हम देखेंगे कि सुभाष बाबू को सबसे पहले किस देश ने वीजा दिया था और वो किस नाम से दिया, और इसे पाने के लिए उन्हें कौन से पहाड़ उठाने पड़े। इस काम में उन्हें किस किसने यानी विदेशियों सहित किस किसने और कैसे मदद की, और अंत में हम देखेंगे कि सुभाष बाबू को किस देश ने शाही संरक्षण दिया, मतलब उनका अगला लेकिन कानूनन पड़ाव कौन सा था। यहाँ भारत में 27 तारीख की सुबह अंग्रेजी अधिकारी जॉन ग्रीन सुभाष बाबू के दरवाजे पर प्रकट हुए। चूंकि यह अदालत की तारीख थी, जल्दी बुलाओ उन्हें कह के बाबूजी के कर्मचारियों को डांटा। उसी समय डरा हुआ अरविंदो प्री मंजिल से नीचे आ गया और चिल्लाया, कहाँ है रंगा काका, कहाँ है रंगा काका। यह सुनते ही कष्ट पर खड़ी पुलिस के एकदम से रोंगटे खड़े हुए। इतने दिन रात रखे गए कड़े पहरे के बाद भी चिड़िया पिंजरे से फरार हो गई थी। ये बात असल में अंग्रेजी पुलिस विभाग की नाक काटने वाली थी। इसलिए उन्होंने सुभाष बाबू को पकड़ने के लिए वायरलेस के माध्यम से पूरे देश में इन्फॉर्म किया, मगर गरुड़ कब की उड़ान भर चुका था। इस खबर से देश ही नहीं विदेशों में भी हड़कंप मच गया। इधर काबुल में यात्रियों ने अगले आंदोलन की जोरदार शुरुआत की। कोई संदेह पैदा न हो इसलिए मेहमान एक अरुंद, तंग और अस्वच्छ सराय में रुके। अगली सुबह उन्होंने सराय छोड़ा और काबुल में विदेशी दूतावास को तालशना शुरू कर दिया। बाबूजी का झुकाव मुख्यतः रूसी दूतावास की ओर था, क्योंकि एक तरफ उस समय रशिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और दूसरी तरफ रशिया की सीमा भारतीय हिस्से से भिड़ी हुई थी। इसलिए वहां से सैनिकों को जुटाना और भारत में घुसपैठ करना आसान था। लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इन सभी जगहों पर अफगान सैनिकों की मौजूदगी के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तब 2 दिन की असफलता से बेताब बने सुभाष बाबू ने जान जोखिम में डालकर सीधे जर्मन वकालत में प्रवेश किया। वहां उन्होंने राजदूत हंस पीलगेर से मुलाकात की। तक सुभाष बाबू के भागने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। उस वजह से मिस्टर पीलगेर को यकीन था कि उनके सामने बैठा व्यक्ति सुभाष बाबू ही है। उन्होंने बाबूजी से बड़ी हमदर्दी जताई और उन्हें वहां से एक यूरोपीय देश तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी सलाह दी कि ऐसा साहसिक कदम न उठाएं, क्योंकि काबुल में जासूसों और दलालों की भारी आमद है। जैसा कि वादा किया था, मिस्टर पीलगेर बाबूजी के राजाश्रय की समस्या और अगली यात्रा को कैसे हल किया जाए, इसी सवाल के पीछे पड़ गए। इसके लिए उन्होंने उसी दिन बर्लिन को उस बारे में पत्र भेजे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों के दूतावासों, रूसी राजदूत काउंट वोन डेर स्कुलेनबुर्ग और इटली के करोन को फोन लगाया। उनमें से रूसी राजदूत ने मामले का स्पष्ट खंडन करते हुए हाथ झटक दिए, लेकिन इटालियन राजदूत ने जितना हो सके सहयोग करने के लिए सहर्ष सहमति व्यक्त की और उस दिशा में त्वरित कार्रवाई भी शुरू कर दी। इन लोगों ने कितनी भी तत्परता दिखाई हो, उस समय के उथल पुथल भरे दौर को देखते हुए इसमें काफी समय लगने वाला था। उतना समय उस गंदी अशुद्ध सराय में बिताना असंभव था। उसमें एक और संकट जुट गया। एक अफगान कांस्टेबल के ध्यान में आया कि ये आगंतुक कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं और लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए भगत राम को उसे चिरमिरी देना पड़ रहा था। बाद में यह समस्या और बढ़ी और उसने रिश्वत के तौर पर भगत राम की घड़ी भी ले ली। दूसरी बात, बाबूजी सराय के वही परांठे, तले हुए अंडे और भुर्जी को पचा नहीं पाए। सुभाष बाबू अपच और दस्त से पीड़ित होने लगे। उन दोनों ने फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से खिसक जाने में ही भलाई है। पर अब जाए कहाँ, इस प्रश्न का समाधान भी भगत राम ने ही निकाला। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भगत राम को अपने पुराने सहयोगी उत्तमचंद की याद आई। भगत राम को याद आया कि वह इस समय काबुल के लाबे दरिया बाजार में रह रहा है और उसकी यहाँ एक दुकान भी है। दोस्तों ध्यान देखिए, उस समय अभी के पाकिस्तान में मंदिर और अफगानिस्तान में न केवल मंदिर बल्कि हिंदू व्यापारी भी थे। चूंकि उत्तमचंद भी एक पुराने कार्यकर्ता ही थे, इसलिए वे सुभाष बाबू और भगत राम को आश्रय देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए और तदनुसार उन्हें हिंदू गुजर नामक मोहल्ले में अपने घर भी ले गए। वहां उत्तमचंद और उनके परिवार ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। लेकिन एक दिन पिछड़ रहा था। कहीं से कुछ खबर नहीं मिल रही थी, क्योंकि यह भारत में क्रांति लाने का सही समय था और वो ऐसे बर्बाद हो रहा था।
उनकी बेकरारी देखकर उत्तमचंद भी काम पे लग गया। उसने एक लुटेरे कबीले का याकूब नाम का एक बहादुर आदमी ढूंढ निकाला जो एक खतरनाक और चोरी के रास्ते से सुभाष बाबू को रूस में घुसाने का यकीन दे रहा था। सुभाष बाबू भी रूस में प्रवेश करने के लिए अपने एक पैर पर यह जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। तो उत्तमचंद ने उस आदमी को उस काम के लिए कुछ एडवांस पैसे भी दिए। लेकिन तभी बाबूजी को एक अच्छी खबर मिली, वह ये कि सुभाष बाबू को शाही शरण मिल गई है और उन्हें लेने के लिए रोम से दूत भी रवाना हो गया है। रूस उन्हें वीजा देने पर राजी हो गया था। पीछे के जोखिम और खतरे से भरे चोरी के रास्ते जाने के बजाय अगली दरवाजे से राजमार्ग से जाना कहीं बेहतर था। अब सुभाष बाबू ने फिर से भेष बदला। अब ओरलैंडो मचुता नाम के इटली के एक कर्मचारी के पासपोर्ट का फोटो फाड़कर वहां सुभाष बाबू का फोटो चिपकाया गया। इटालियन सूट चढ़ाया गया और दाढ़ी ने भी इटालियन मोड़ ले लिया। उनके जाने से पहले 17 मार्च की रात को श्री कैरन ने सुभाष बाबू के सम्मान में खास मेजबानी का आयोजन किया, क्योंकि अब उन्हें शाही शरण का अधिकार प्राप्त हुआ था। उस खास मेजबानी के लिए उत्तमचंद जैसे कुछ खास लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। उस रात मेजबानी के बाद सुभाष बाबू वहीं रुके। अगले दिन 18 मार्च की सुबह कैरन के यार्ड में एक लग्जरी कार में एक जर्मन सहयोगी, एक इटली दूत और ड्राइवर सुभाष बाबू के साथ कार में बैठे। उन्हें विदाई देने के लिए वहां उत्तमचंद, उनकी पत्नी रामोदेवी, कैरन पति पत्नी, सिनोरा, पीलगेर और भगतराम, ये सभी मौजूद थे। उनमें से पहले गिड्डी, मामूली लगने वाला लेकिन फिर कर्तव्य से बहुत बड़े भगतराम की ओर देखा और दोनों अब शायद जीवन भर मिल नहीं पाएंगे। इस विचार से बहुत ही भावुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को नम आंखों से अलविदा कहा और आगे की यात्रा शुरू हुई। यहाँ भारत में सुभाष बाबू भाग गए, बस इतना ही जानते थे। लेकिन केवल किसी भारतीय ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी नहीं पता था कि वे कहां भाग गए थे। अब सुभाष बाबू जर्मनी के बर्लिन में उतरे और उस शहर में बस गए और बर्लिन रेडियो से उन्होंने हिंद लोगों के लिए प्रचार कार्य करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के दुमुहे रवैये का पर्दा फाड़ना शुरू कर दिया। तब भारतीयों को एहसास हुआ कि बर्लिन रेडियो पर भाषण देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पसंदीदा सुभाष बाबू ही है। साथियों, जर्मनी की राजाश्रय मिलने के बाद सुभाष बाबू के भागने की यह कहानी यहाँ सफलतापूर्वक पूरी हुई, लेकिन उनके महान कार्य यही समाप्त नहीं हुए। इस अलौकिक मनुष्य की अलौकिक देशभक्ति और उसकी वजह से जो कठिन बना जीवन खतरों और कठिनाइयों का सामना करते हुए उनकी रहस्यमय मृत्यु तक आगे दौड़ता ही रहा। हम अगले कुछ भागों में उस गौरवशाली इतिहास पर भी जरूर नजर डालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित हो और उसमें भी मातृभूमि केंद्र बिंदु हो, तो खून के रिश्तों के साथ विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न जातियों, विभिन्न देशों के लोग भी आपकी प्रखर देशभक्ति के कारण, आपके सच्चे उद्देश्य के कारण, आपके ऐसे देव कार्य के लिए देवता बनकर आपके पीछे ही नहीं बल्कि भगत राम जैसे आपकी ढाल बनकर आपके सामने भी खड़े होंगे, यह निश्चित। दोस्तों, अगर ये हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे स्वरूप में दिखाने का हमारा ये प्रयोग आपको अच्छा और इंस्पायरिंग लग रहा हो तो हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी अपने देश की इंस्पायरिंग कहानियां हर एक देशवासी को मालूम हो इसलिए सबसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।